Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. ओके Yes, ओके। ma'am. हाँ, मे भी ये अपडेट्स की वजह से शो नहीं हुआ था, अब मैंने कर लिया। अभी और टाइमर सेट कर दिया मैंने इसमें, तुम्हारा 8 o'clock ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाया करेगा, ठीक है। Okay, ma'am. हम एक काम करते हैं, जैसे कि हमने अलजेब्रा में तो कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, बाकी के वो भी देख लेते हैं एक बार ना, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट्स भी टुगेदर लेके चले ना इसको, ओके, क्योंकि तीनों ही आ रहे हैं। Ma'am. हाँ Yes, बोलो। ma'am. अभी मैं थोड़ा करवा देती तो ज्यादा ठीक रहता। कौन सा वाला? अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही 2 दिन। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि तीनों ही करने हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी क्योंकि ज्यादा दिन पर है ना मैम, और हाँ ये 11 क्वेश्चन मैम दिए मुझे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो हाँ हाँ। असाइनमेंट के लिए दिए और बोली के लिए और हम्म। एग्जाम के लिए तो वो हाँ, इम्पोर्टेंट एक है। काम करना कि वो मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है। वो मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके उनको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। वो मुझे सेंड कर देना, तो उसमें क्या है कि ओके। मैं सॉल्व करके रखूंगी, तो उससे तुम्हारा असाइनमेंट भी हो जाएगा, साथ में टाइम सेव भी हो जाएगा, क्योंकि क्लास में हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम जल्दी से करें, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इजीली कर सकते हैं, बट टाइम लेस है, यस। इसीलिए मैं अलग से टाइम देके उनको कर दूंगी, फिर तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी उनको, ओके। तुमने ओके सेंड मैम। कर दिए या करोगे अभी? मैं भेज दूंगी मैम, अभी मैं कर अच्छा, चुकी कोई हूँ। बात। कौन ठीक है, 11 क्वेश्चन है, तो असाइनमेंट तैयार करने में उसमें 10 मार्क्स, मतलब बोलिए 10 मार्क्स आएगा, और एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी हम कर लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये जो और भी टर्म्स है हमारी इसकी, वो सब कर लेते हैं। यस। और तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक कुछ टॉपिक करना हो तो? कोसेट कोसेट वगैरह मैम, कोसेट और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तुम करेंगे, यस यस। ठीक है, तो पहले हम एक जो टॉपिक है ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप, वो कर लेते हैं, उसके बाद कोशेट, फिर नॉर्मल सब ग्रुप, फिर कोशेंट ग्रुप, इस तरह से करेंगे एक ऑर्डर में, ठीक है। ओके मैम। एक्चुअली क्या है ना कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट कुछ सिंबल्स भी यूज होते हैं, जैसे मान लो किसी में एलिमेंट को ए से दिखा दिया, तो किसी में स्मॉल जी से, किसी में स्मॉल एच से, तो वो मुझे बता देना अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। क्योंकि उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लाइक सिर्फ हम सिंबल को लेकर, ओके। ओके। मैं जो ऑल पॉसिबल वेज होंगे उनमें बता दूंगी, तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं होगी फिर कंफ्यूज होने की, ठीक है। सबसे पहले हम साइक्लिक ग्रुप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कोशेट, देन नॉर्मल सब ग्रुप। ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक नोटेशन का कुछ आइडिया है या मैं बता दूं साइक्लिक नोटेशन? नहीं मैम, कोई आइडिया नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइक्लिक नोटेशन पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम साइक्लिक ग्रुप करेंगे। ओके। हाँ, देखो कोई भी, जैसे मान लो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, ठीक है, तो हम इनको साइक्लिक नोटेशन में कोई भी लाइक रिलेशन फंक्शन कोई भी इसमें फाइन करें, तो जैसे ए एक्स टू वाई, वाई टू जेड, और जेड से फिर से एक्स पर आ गई, तो इसको हम साइक्लिक यस नोटेशन मैम। करते हैं। यहाँ से जहां से बिगनिंग की थी, एंड भी वहीं पर हो गया, ओके, इस ओके। तरह से। ओके। तो ये तो हो गया
साइक्लिक नोटेशन। एक और चीज हम करेंगे। अच्छा ये बताओ परमुटेशन, परमुटेशन कुछ रिमेम्बर है या मैं ब्रीफ में बता दूं परमुटेशन? नहीं मैम, बता दीजिए आप मुझे कुछ भी बेसिक्स। कोई बात नहीं, हाँ मैं इसीलिए पूछती हूँ कि जैसे मान लो जो चीज पता है हम फिर उसमें अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करें, और जो नहीं पता वो मैं सारा करा ही दूंगी। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कुछ भी नहीं पता है मैम, काफी मैं साल के बता, बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। कोई बात, हम अभी सारा कर लेंगे। अब हम परमुटेशन को समझ लेते हैं, है ना। और इसके साथ ना परमुटेशन के साथ मैं क्योंकि फर्दर हम अभी छोटा पढ़ने वाले छोटा ना, हैं। हाँ छोटा छोटा एक डिफिनेशन लिखवा दीजिएगा, हाँ तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। देखो मैं वाइवा नोट्स में वगैरह तो होगा तुम्हें ना। सारी डेफिनेशन, हाँ यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे क्या करें कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है इसकी, और तुम्हें प्लस में यस। नोट्स भी दे दूंगी सभी के ना रिटर्न में। ओके, तो पहले परमुटेशन हम समझ लेते हैं। हम ईच एंड एवरी टॉपिक करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारा छोटा बड़ा जो परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स के जैसे हमारे पास कुछ लेटर्स हैं और उनमें से लाइक हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और उसमें से कुछ यस। लेटर्स लेके हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं। तो हम कैसे बताएंगे कितने टोटल नंबर्स लाइक वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हैं लाइक 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, और हमें कुछ नंबर्स पिन कोड फाइंड करने हैं 3 3 लेकर, यानी कि कोई भी 3 लेटर यूज करके हमें पिन कोड फॉर्म करने हैं। तो कुल कितने हो सकते हैं, तो हम सभी को तो ऐसे कर करके देखेंगे नहीं कि 1 2 3 फिर 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ना। तो परमुटेशन क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। परमुटेशन क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये अभी सब यूज होने वाले हैं फर्दर ना टॉपिक, ये सभी यूज होने वाले हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये हम जो कॉमन टॉपिक्स कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि सिर्फ ये अलजेब्रा में ही काम आएगा, अदर जो हमारे हैं पेपर्स उनमें भी काम आएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स और ग्रुपिंग में डिफरेंस क्या है कि अरेंजमेंट में ना एक ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि मान लो 5 पीपल हैं, उनका ग्रुप बनाना है तो उसमें ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। उसमें से मान लो 2 2 करके बनाना है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट अगर हम लेटर्स यानी कि वर्ड फॉर्म करें या पिन कोड या नंबर फॉर्म करें, उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। क्योंकि इसके बाद लाइक हमने इसके बाद अब की बार ये 2 यूज किया, फिर 3 इधर यूज किया, कभी हमने इधर यूज कर लिया, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर को चेंज कर करके भी हम अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो यस। परमुटेशन क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स के हम उनकी ग्रुपिंग तो कर रहे हैं, साथ में उसका ऑर्डर भी मैटर करता है। ये है, तो इसका एक फॉर्मूला है NPR। किसको हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। ये भी मैं बता दूंगी कि फैक्टोरियल n है क्या, ये फैक्टोरियल वैल्यू क्या है ये भी बता दूंगी मैं। फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल वैल्यू क्या है पहले हम इसको समझ लें। ये जो है फैक्टोरियल वैल्यू अभी समझ आ जाएगी तुम्हें कि फैक्टोरियल वैल्यू, क्योंकि एक एडवांस लेवल के किसी टॉपिक को समझने के लिए ना हमें बहुत सारे लाइक स्मॉल लेवल के जो है छोटी छोटी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो ये वो है। फैक्टोरियल वैल्यू क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस 1, यानी कि उसमें से एक एक कम करते जाएंगे और लास्ट में हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 बचेगा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा। जैसे हमने अगर n इज इक्वल टू क्या ले लिया 4 ले, तो हम 4 फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा 4, एक कम कर दिया तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 ले लिया तो ये क्या होगा 5 इंटू 4, एक एक कम करते जाएंगे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, तो ये हो गई फैक्टोरियल वैल्यू। ये समझ आई। ऐसे अगर मान लो फैक्टोरियल 3 फाइंड यस। करना हो तो वो क्या होगा 3 इंटू इंटू 1 हो गया। समझ में आया। हाँ, ऐसे ही देखो ये फैक्ट है, एक फॉर्मूले मतलब डायरेक्ट वैल्यूज यूज करनी है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। ओके, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे, कहीं भी अगर हमें यूज करना होगा तो ये डायरेक्ट वैल्यूज हम यूज कर लेंगे।
अब आते हैं हम यहाँ पे परमुटेशन पे, यहाँ पे क्योंकि हमें फैक्टोरियल वैल्यू ही यूज करनी है। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, उसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि मान लो हमारे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी। अब इसमें से 2 लेकर कुल कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, या फिर मान लो हमारे पास 4 लेटर्स हैं, पहले 3 लेके करेंगे क्योंकि हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे इजीली। तो एन क्या होता है या मेंशन कर दूं मैं कि एन क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स भी कह सकते हैं, किसी बुक में थिंग्स भी दे देते हैं। और आर क्या है, टू बी टेकन टुगेदर, यानी कि जिनको साथ में लेकर बनाना है। जैसे मान लो 5 लेटर्स हैं, उनमें से 4 साथ में लेके बनाना है, तो 5 तो टोटल हो गया, यानी कि एन 5 हो गया, और 4 को ले लेके बनाना है तो वो आर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो आर क्या है, टू बी टेकन टुगेदर, ये हो गया। चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि 3 लेटर्स ले लिए, तो टोटल हमारे पास कितने 3 हैं। 2 को लेकर हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं, यानी कि 2 को, तो हमारा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे परमुटेशन का, एन पी आर, यानी कि 3PR, सॉरी 3P2। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लें, तो 3P2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 ओवर, माय मिस्टेक, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, यहाँ पे सिर्फ n माइनस आर फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जब r लेते हैं तो वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है। ये है परमुटेशन का फॉर्मूला, यहाँ पे फैक्टोरियल r ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, फर्दर रिक्वायरमेंट होगी तो हम कॉम्बिनेशन कर देंगे, ठीक है। ये अब नीचे क्या जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n क्या है 3 है और r क्या है 2 है, और इसका फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हम अभी कर चुके थे ऑलरेडी कि उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 ओवर 1। तो फैक्टोरियल 3 को हम कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6। ये तो हो गया हमें फॉर्मूले से। अब हम इनको मैनुअली भी करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे कि हमारे पास ए बी सी 3 लेटर्स हैं, ए बी एक वर्ड बन गया, ठीक है, बी सी दूसरा, ओके, और ए सी, बी ए, सी बी और सी ए, हो गए 6। ऑल पॉसिबल यही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 2 को लेकर यही फॉर्म होंगे। तो बस, तो ये फॉर ऑल के लिए फॉर्मूला हो गया, ये एनपीआर, ओके, ये इसी को हम परमुटेशन कहते हैं, ओके। यस मैम। एक मैं और बताती हूँ क्योंकि फर्दर भी हमारा यूज होने वाला है, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि यहाँ हम ग्रुप में यूज करने वाले हैं उस टॉपिक को, बट उस लाइक डायरेक्ट तो मैं कंपोजिट फंक्शन वो नहीं बोलेंगे, बट वो यूज करेंगे हम डायरेक्टली, तो वो मैं बता देती हूँ तुम्हें ब्रीफ में। कंपोजिट फंक्शन में क्या है, जैसे कि हम कल कर चुके थे फंक्शन को ना, 1 1 2 1 2 और बाकी की और भी चीजें की थी हमने फंक्शन में। कंपोजिट मतलब कि एक के अंदर दूसरे को लेना, तो वो कैसे लेंगे, देखो कभी तुम्हें दे देंगे वो एफ ओ जी, लाइक तुम्हें गिवन है एफ एक्स गिवन है लाइक 2x प्लस 1, और जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें एफ ओ जी फाइंड करना है, यानी कि एफ में इस तरह से लेना है कि जहां भी x है वहां हम g को ले लेंगे। कैसे, तो कभी वो क्या करेंगे कि हमें किसी क्वेश्चन में एफ ओ जी करके फर्दर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर जी ओ एफ, तो दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। तो एफ ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी इंटू एक्स, क्योंकि ये फंक्शन दोनों x के हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जहां भी f में x है उसकी जगह हम जी एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब f में x कहाँ है, 2 इंटू एक्स, ठीक है, तो 2x की जगह क्या पुट कर देंगे, हम जी एक्स पुट कर देंगे, जहां एफ एक्स में गिवन है, समझ रहे हो ना, और प्लस वन, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ओके। तो जहां भी x था वहां हमें अगर एफ ओ जी करना है
तो यानी कि जो बाद वाला है उसको उसके अंदर ले लेंगे, यानी कि जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जहां भी एक्स है। ये स्टेप क्लियर हुआ? ये कंपोजिट यस फंक्शन समझ आया? हाँ, ऐसे ही हम यस मैम। जीओ एफ कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही हम जी एफ को क्या लिखेंगे, जीओ एफ इंटू एक्स। अब हम जी के अंदर एफ को लेंगे, जी, और जहां भी जी में एक्स है वहां एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, इसमें एक्स स्क्वायर था, बट एक्स के स्क्वायर की जगह हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमें x की जगह पर एफ एक्स लेना है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर लेना है, लेकिन किसका, एफ एक्स का, क्योंकि हमें x की जगह एफ एक्स को पुट करना है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 1, और होल स्क्वायर तो है। तो इस तरह से हम जी एफ फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं को हम एफ ओ जी और जी ओ एफ को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बट इसमें मैम 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया है इसमें। यस ये थोड़ा समझ। यस, क्यों आया, देखो क्यों आया, देखो ये हमें क्या करना था, एफ एक्स के अंदर, एफ एक्स में जहां भी एक्स था वहां हमने वैल्यू क्या ली, जी एक्स की वैल्यू ली। जी एक्स। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ अकेला यहीं पे एक्स था, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, बट यहाँ पे होल स्क्वायर था इसका, तो x की जगह पर हम एफ एक्स को जब यूज करें तो एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे। ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ये इक्वल बहुत ओके रेयरली केस में होती है ना। हाँ, तो चलो, हाँ, हम इसको समझ लेते हैं। ये अब समझ आ गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करें। यस मैम। ठीक है, चलो समझते हैं। अब आते हैं हम साइक्लिक ग्रुप पे, फिर करेंगे हम कोशेट। cyclic group, a group is said to be cyclic group if it is generated by single element. अगर ये एक ही एलिमेंट से जनरेटेड है, ठीक है, और इट इज डिनोटेड यस मैम। बाय, हाँ मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट इज डिनोटेड बाय हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि हमने जी ले लिया कोई भी ग्रुप और इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, और वेयर ए इज जनरेटर ऑफ जी, इसका मीनिंग मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ, जनरेटर ऑफ जी। ये जो इस सिंबल में रखते हैं ना, तो ये साइक्लिक ग्रुप को डिनोट करता है ना, और ए जो है एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। यस मैम। तो अगर ये जी क्या साइक्लिक ग्रुप है, तो जी को ए से जनरेटेड होगा, यानी कि ए की पावर 0, ए की पावर ए क्यू, तो ये सिर्फ ए से ही जनरेटेड है। ठीक है, ये जो एंटायर जो ग्रुप है तो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। ओके, क्लियर? अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, नो मैम। यस मैम। चलो अब करते हैं नेक्स्ट हम कोशेट।
let G be a group and H be subgroup of G. Then if small g belongs to capital G and small h belongs to H, then अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप फॉर्म हो लाइक G into H is equal to GH, और यहाँ पर H क्या है, H इसका एलिमेंट है कैपिटल H का, यानी कि सब ग्रुप का एलिमेंट है, then this is called left quotient. This is called left quotient. ऐसे ही अगर हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये इधर अगर आ जाएगा तो वो राइट कोसेट हो जाएगा। यानी कि हम किसको कोसेट कह रहे हैं कि एक एलिमेंट हमने जी का चुना, क्योंकि देखो एच के अंदर जी के सारे एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है ना, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं या फिर मे बी कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में सारे हों, बट फ्यू एलिमेंट्स ही मोस्ट प्रोबेबली होते हैं क्योंकि वो उसका सबसेट है, यानी कि उसी का एक पार्ट है। इट कैन बी फ्यू, लाइक एक छोटा पार्ट हो सकता है और एक बिग भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले रहे हैं जो जी का है और एक एलिमेंट हमने लिया बाकी एच का, तो उनके प्रोडक्ट से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसका जो सेट है उसी को हम कोसेट कहेंगे, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लेफ्ट कोसेट है, अगर हम राइट हैंड साइड में जी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट कोसेट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू और कर लेंगे। राइट कोसेट का क्या लिखेंगे मैम? हाँ मैं कैसे? एच जी, देखो एच इंटू जी इज इक्वल टू, ये एच इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, और एच स्मॉल एच कैपिटल एच यानी कि सबसेट का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, इज राइट कोसेट। और हाँ साथ में ये भी लिखेंगे राइट कोसेट, सॉरी ये लेफ्ट कोसेट, यहाँ पे लिख दूँ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, यानी कि एच का लेफ्ट कोसेट है बट वो जी के अंदर है। क्लियर? हाँ ऐसे ही हम राइट के लिए लिख देंगे इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। हाँ चलो अब हम इसको अच्छे से और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके देखो ये सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, यहाँ पे हम ऑपरेशन एक तरीके से लेके चल रहे हैं ना। यहाँ पे ये जो है ये अंडर एडिशन भी हो सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ये हमारा प्रोडक्ट ही हो। हम इसको ले रहे हैं इसके एलिमेंट को लेफ्ट और राइट साइड, ओके। वो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा हमारा ग्रुप का कौन सा है, फिर वही उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। यानी कि अगर वो ग्रुप का अंडर एडिशन है तो हम ऐड करेंगे, यानी कि ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट ही करें हम। अगर अंडर एडिशन है हमारा ये ग्रुप किसी भी सेट के लिए तो ऑब्वियसली हम एच प्लस जी करेंगे, ठीक है, इस तरह से, या फिर जी प्लस एच करेंगे, ओके। जो इसका ऑपरेशन है, जो इसका ऑपरेशन होगा वो एच का ऑपरेशन होगा, तो जो एच का ऑपरेशन होगा वही कोसेट का होगा। तो ये क्लियर हुआ? यानी नहीं कि मैम, ये फिर से एक बार। हाँ, मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है मैं बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। देखो कोसेट क्या है कि हम वो ऑपरेशन लेंगे, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म है ना वो एक्चुअल में क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये भी प्रोडक्ट के बजाय तुम ऐसा कॉम्बिनेशन समझ सकते हो कि मान लो हमारा ये जो ग्रुप है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो होगा नहीं, एडिशन के लिए होगा, है ना। तो अगर वो एडिशन के लिए होगा तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, इसको हम ले तो रहे हैं
यानी कि 1 मिनट। कोसेट में क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करके दिखाएं। जैसे मान लो 2 एलिमेंट है जी का, ठीक है, और एच मान लो हमने ले लिया कैपिटल एच का, और ये अंडर एडिशन ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस एच, इस तरह के एलिमेंट होंगे लाइक उसमें लेफ्ट कोसेट में, ठीक है, लेफ्ट कोसेट में। और राइट कोसेट में क्या होंगे एच प्लस 2 जी, तो एच प्लस 2, ठीक है। अगर इसका ऑपरेशन एडिशन है तो ये क्लियर हुआ, इसका जो ऑपरेशन है वो एडिशन, तो अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, अब हम नॉर्मल सब ग्रुप करें क्योंकि वो उसी पर बेस्ड है। यस मैम, यस मैम। ग्रुप को कर देते हैं। ओके, सारे जो हम कंसेप्ट कर लेंगे ना, उसके बाद जो हमारी थ्योरम्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे में जो क्वेश्चन है वो थ्योरम ही एक तरह से प्रूफ करने के लिए आ रही हैं, तो थोरोली हम वो कर लेंगे। क्योंकि सारे पहले हमें कंसेप्ट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि कभी किसी किसी थ्योरम में एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, तो हम थोरोली कर लेंगे तो इजीली समझ आ जाएंगे। ओके मैम। तो अभी मैं क्वेश्चन जो भेजूंगी ना मैम, तो मतलब मुझे नोट से भेज दीजिएगा, फिर आप डायरेक्ट उसको समझा दीजिएगा वो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, मैं वैसे ही समझा दूंगी। ओके। पहले मैं लाइक उनको सॉल्व करके दे दूंगी, तो मैं फिर उसको स्क्रीन शेयर यहाँ पे करके और फिर मैं समझा दूंगी। हाँ मैम, तो वही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो क्या होगा हमारा ज्यादा हो असाइनमेंट में जाएगा। वो कैसे क्या लिखूंगी मैम? हाँ, किसमें? असाइनमेंट अगर बनाना होगा तो कैसे क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा, क्या बेसिक? असाइनमेंट अगर मुझे बनाना है, जैसे 11 क्वेश्चन मुझे मिल, और हाँ असाइनमेंट भी बनाना है उसको पढ़ के समझ के, क्योंकि एग्जाम भी उसे मैम बोली है इम्पोर्टेंट है। हाँ तो हाँ, जो आप बताएंगी बोर्ड पे वही बनाना होगा या फिर कुछ और? देखो जो मैं, देखो पहले तुम क्वेश्चन सेंड करोगे, मैं तुम्हें सॉल्व करके दूंगी और उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो फिर तुम क्या है असाइनमेंट में तो वही उसमें से अपने आप देख कर लिख कर दे दोगे। जब हम किसी भी चीज को देख कर लिखते हैं तब भी समझ के, वो भी तो हमें ऑटोमेटिकली वो लर्न होती जाती है। मतलब तुम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, एक बार उसको देख के लिख रहे हो, फिर फर्दर भी प्रैक्टिस करोगे पेपर के लिए, राइट है ना। तो एक यस बार मैं मैम। रिटर्न में दे दूंगी, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगी। तो असाइनमेंट में तो तुम उसको देख कर लिख के दे दोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट भी होगी ना, तो उसमें सबमिट करना होगा। यस। हाँ, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर ये करके वो तुम्हें अच्छे से समझ। हाँ, क्योंकि मंडे को ही मुझे सबमिट करना जमा है। करना है इस मंडे। यस मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देना, मैं तुम्हें करके दे दूंगी, ठीक है। मुझे आज ही सेंड कर देना, क्योंकि मैं कुछ तो फिर आज ही देखूंगी ना। ओके मैम, मैं अभी सेंड कर दूंगी जैसे क्लास खत्म होगा, क्योंकि हम्म, असाइनमेंट में बना के दे दूंगी, फिर धीरे धीरे अगर समझ, मतलब 1-2 दिन लेट से भी समझूंगी तो कोई दिक्कत, लेकिन बोलिए हाँ उसके बिल्कुल बिल्कुल, अलावा तो बोलिए वही मैं कह नहीं। रही थी कि पहले मैं तुम्हें उसको असाइनमेंट करके दे दूंगी, उसको समझा दूंगी, तो जल्दी से असाइनमेंट को करके दे दो, क्योंकि हमारे पास उसकी टाइम यस बाउंडेशन मैम। है। एग्जाम को ऑब्वियसली वो यस मैम। 21st को है, तो हमारे पास कुछ टाइम होगा, तो उसमें प्रैक्टिस कर करके उसको समझते रहोगे आराम से, है ना। ये है, यस मैम। चलो ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब आते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप पर।
नॉर्मल सब ग्रुप। Let G be a group and H be subgroup. Subgroup of G and if if G बिलोंग्स यानी कि एक एलिमेंट कैपिटल G यानी कि ग्रुप को बिलोंग करता है एंड H बिलोंग्स टू कैपिटल H यानी कि एक एलिमेंट हम ले रहे हैं सब ग्रुप का, देन इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि G इनवर्स इंटू H इंटू G बिलोंग्स टू H, यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स अगर H के अंदर हैं, यानी कि एक एलिमेंट G क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है और स्मॉल h का यानी कि सब ग्रुप का एलिमेंट है, और फिर अगर एलिमेंट का टाइप ये हो जो कि H में बिलोंग करे तो हम H को क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। देन और G इनवर्स क्या है मैम? G कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स, जैसे कि मान लो हमने जो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स किया था, जैसे मान लो हमारा 2 है ना, तो अगर इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। अगर मान लो 2 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 है। ठीक है, G इनवर्स ये हो गया। yes, हाँ, किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स क्या लेते हैं, अपोजिट साइन के साथ, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लेंगे, ऐसे रेसिप्रोकल। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। तो अगर हमारे पास इस तरह के जो एलिमेंट है कि उसका इनवर्स इंटू H इंटू G, और इस टाइप के एलिमेंट अगर H में बिलोंग करें तो हम H को क्या कहेंगे, नॉर्मल सब कहेंगे। ठीक है, देन H is said to be normal subgroup। एक बार मैं तुम्हारे भी वो देख लेती हूँ PDF, कि अगर मान लो उन्होंने H या G की जगह कुछ और भी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में या फिर नोट्स में कुछ डिफरेंट लेटर्स या सिंबल्स होते हैं, तो तुम कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मान लो इन्होंने A और B लिए हैं यहाँ पे, अच्छा ये तो ग्रुप के लिए लिए थे, ठीक है ये हम कर चुके हैं। तुम्हारी थ्योरम ठीक है, इंटरसेक्शन और ठीक है यूनियन वाली है, ओके। अगर मेंशन किए हुए रहते हैं ना, जैसे अभी H मान लीजिए, H की जगह वो, हाँ तो अगर मेंशन किए हुए हैं H नॉर्मल सब हाँ, ग्रुप है, हाँ, तो फिर कोई, क्योंकि मैम भी अलग लेती हैं अभी हाँ, मैं जो वही आपको समझ गई यूनिट 1 कि देख रहे हाँ, हैं ना। फिर तो मैं ये कंसेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड, फिर तो मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ, फिर तुम समझ ही जाओगे कि ये इसका एलिमेंट है और ये इसका है। और फर्दर हम एग्जाम में भी ऐसा करते हैं तो कुछ फिर भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे अगर हम डिफरेंट उनसे डिफरेंट भी यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अलजेब्रा में क्या है कि ऑलवेज हम अननोन वैल्यूज के लिए करते हैं, तो हम वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट क्या है कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, तो अगर मेन कंसेप्ट समझ आ गया कि मीनिंग इज सेम, ओनली सिंबल्स आर डिफरेंट, तो बस फिर तो हम किसी को भी समझ लेंगे। हाँ, तुम्हारी डेफिनेशन है, मैं भी चेक कर रही हूँ इसमें, कुछ थ्योरम्स हैं तो वो तो मैं कराऊंगी, जो सब ग्रुप की है ना, इंटरसेक्शन और यूनियन वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। डेफिनेशन किस किस की है, कोसेट नॉर्मल सब ग्रुप की है, साइक्लिक ग्रुप की थी, और के परमुटेशन ग्रुप, केलिन ग्रुप, डिहाइड्रल ग्रुप, सिंपल ग्रुप, ओके, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म भी हम कर चुके हैं। तो अब तो मैं पहले हम कर लेते हैं, ठीक है, साइक्लिक तो हमने कर लिया, डिहाइड्रल ग्रुप को समझेंगे हम। और उससे पहले ये क्या होता है, डिहाइड्रल ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री होता है, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं।
ग्रुप सिमेट्री को समझ लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें D4 को करने के लिए आता है और मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते ही हैं और लॉन्ग में आएगा। ये डिहेड्रल ग्रुप का जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग, जो हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आता है। तो इसकी डेफिनेशन ही ये है डिहेड्रल ग्रुप की कि ग्रुप ऑफ सिमेट्री है। तो पहले हम सिमेट्री को समझ लें, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर दूं कि हम कर क्यों रहे हैं। डिहेड्रल ग्रुप, और इसकी यही शॉर्ट डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री। यानी कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो सिमेट्रीज होंगी, किसी भी हम पॉलीगन को लेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम सिमेट्री को समझ लें कि ये एक्चुअल में है क्या। ये कर तो चुके हैं हम जूनियर क्लासेस में, हम फिर से ब्रशअप कर लेते हैं तो मैं तुरंत याद आ जाएगा। देखो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो D4 है। D4 क्या है कि वो स्क्वायर के लिए है। D3 रेयरली दे देते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यू नो वेरी वेल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, D4 होता है स्क्वायर के लिए। तो हम फॉर D4 करेंगे पहले, फॉर D4 मतलब कि यहाँ पे 4 साइड्स गिवन है और इसकी सिमेट्री हम फाइंड करते हैं स्क्वायर की। हाँ, इसमें होता है 4 स्क्वायर। अब इसमें सिमेट्री क्या क्या हो सकती है ना। यहाँ पे मान लो कि ये साइड हमारी A, ये B है, ये C है और ये D है। एक तो हम क्या करें कि इस तरह से इसको डिवाइड कर दें 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। एक सिमेट्री हो गई। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हम इस तरह से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। क्योंकि एक्चुअल में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमारे यहाँ पे ऑल पॉसिबल वेज क्या हैं, वो ये, या फिर हम इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये है, ये तो हो गई सिमेट्री। ये जो लाइन है जो डिवाइड करती है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बट ग्रुप में इसको लाइक इसके फ्लिप और रोटेशन को हम लेने वाले हैं। मीनिंग तो सेम ही है बट इसको हम अलग अनदर वे में लेने वाले हैं ग्रुप में, जो ग्रुप ऑफ सिमेट्री हम लेंगे। यस मैम। हमको डिफरेंट सिंबल्स गिवन है। जैसे मान लो अभी एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि पहले हम रिफ्लेक्शन लेके चलेंगे, फिर हम फ्लिप लेके चलेंगे, सॉरी रोटेशन, पहले रोटेशन लेके चलेंगे फिर हम रोटेशन। जैसे मान लो एक ये स्क्वायर गिवन है, इसी तरह से वो तुम्हें देंगे A B या कोई और भी नेम वो दे सकते हैं। यहाँ पर है कि जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, जो अपनी पूरी मतलब शुरू की अवस्था में, वो इसी में है R0 पे, यानी कि एंगल 0 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े 90 डिग्री पे इसको R90 कर दिया, 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। जब 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो जो A यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि इसको लाइक इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से लाइक रोटेशन तुम समझ सकते हो। ये A यहाँ पे आ गया, B यहाँ आ गया, और जैसे एक व्हील को इस तरह से करते हैं तो ये सर्कल तो है ही नहीं, ये स्क्वायर है, तो ये उसी वे में रोटेट हो गया। यानी कि इससे यहाँ पे हम रोटेट किया तो A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया, ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री पे करते। अब इसको अगेन 90 डिग्री करें, अगेन 90 डिग्री करेंगे, बट ओरिजिनल में एक्चुअल में क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल स्टेट तो 90 यहाँ पे हुआ, 90 यहाँ पे हुआ,
तो ओरिजिनल में हमारा 180 डिग्री हुआ, तो अब की बार ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और फिर से हम 90 डिग्री लेंगे। देखो अभी एक तरह से हम रफ वर्क समझ रहे हैं। जब हम ग्रुप ऑफ सिमेट्री लेंगे ना, तो हम डायरेक्ट देखो ये यूज करते हैं R0, R90, R180, R270, क्योंकि 360 पे फिर से R0 ही आ जाएगा। अब फिर से 90 लिया, और अगर हम ओरिजिनल से ले हम ये R90 फिर से ले लिया हमने, और अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर करें तो ये 270 हो जाएगा, राइट? 270। इसमें देखो हमारा तो 270 है। यहाँ पे ये R180 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे R क्यों ले रहे? रोटेशन के लिए, क्योंकि घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है जैसे, है ना? तो यस मैम। 270। हाँ, अब हमारा A लाइक यहाँ आ जाएगा, B आ गया, C आ गया, और D आ गया। अगर हमने फिर से इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये ओरिजिनल बन जाएगा, यानी कि R360 तो होगा, बट ये क्या होगा? 360। क्योंकि ए फिर से यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। तो स्क्वायर के लिए 360 और R360 और R0 बराबर होंगे, तो सिर्फ हमें 3 ही लेने होते हैं, सिर्फ 270 तक, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया। तो ये तो हो गए रोटेशन। ओके, अब हम करेंगे लाइक फ्लिप। ठीक है, फ्लिप करेंगे। और फ्लिप जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ बताया, यानी कि 2 ये इधर चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। और इनकी देखो हम डायगोनल से करेंगे तो इधर की वैल्यू क्या आ जाएंगी? इधर आ जाएंगी, और इधर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ऐसे इधर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इसकी वैल्यू इधर चली जाएगी। ओके। चलो अब इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। अब आ गए हम, ये तो था रोटेशन, अब आएंगे हम फ्लिप पे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फ्लिप क्या होगा? ऊपर नीचे वाले चेंज होना। यानी कि अगर ये हमें गिवन था A B C D से, अगर हमने फ्लिप किया, फ्लिप मतलब इस तरह से करेंगे, ये वाले नीचे आ जाएंगे और ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, और ओके। इसको हम H से डिनोट करते हैं, H। तो ए बी यहाँ आ गए, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे आ गए, और नीचे वाले बिल्कुल एज सच ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब वर्टिकल फ्लिप क्या होगा? वर्टिकल फ्लिप साइड साइड। यस यस, मतलब इधर वाले जो हैं इधर से इधर चले जाएंगे, और यस इधर मैम। चले जाएंगे। एग्जैक्टली, यस मैम। ए बी, इस तरह से ए बी सी डी, यानी कि इस तरीके से। इसको हम वी से डिनोट करेंगे, और ये बी सी इधर आ गया, और ए डी इधर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम डायगोनल। तो डायगोनल फ्लिप में एक तो होता है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल होता है ये, ठीक है। एक होता है अदर डायगोनल, अदर डायगोनल है ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये ए बी सी डी है। अब हम डायगोनल ले रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या लेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख दी, ये डी लेंगे, है ना। तो डी का एक्सचेंज क्या होगा? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, डी यहाँ है, बी यहाँ है। ओके, ये हो गया। अब हम अदर डायगोनल, अदर डायगोनल में क्या होगा? ये चेंज हो जाएंगे ये। यस मैम। चलो ये व्हाइट बोर्ड सेव कर देते हैं, नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा।
तो अदर डायगोनल, ए बी सी डी और अदर डायगोनल को फ्लिप किया, इसको डी डैश से दिखाएंगे क्योंकि बाद में हमें ना एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी, तो उसमें ये सारे सिंबल्स चाहिए। इनको किसी भी बुक में चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमने लिए ना आर वाला है या डी है, वी है, एच है और डी डैश, ये ऑल में सेम ही होंगे। अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, ये वाले सिंबल्स चेंज नहीं होंगे, ये फॉर ऑल बुक में, क्योंकि ये फैक्ट्स है तो फैक्ट्स को फिर चेंज नहीं करते, सिंबल्स को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, बट ये हमें ऐसे ही यूज करते हैं। तो अदर डायगोनल मतलब ये वाले एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ए सी तो वही रहा, बी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। एक चीज और है कि मैं किसी भी सेट को अगर हमें ग्रुप प्रूफ करना होगा तो एक कंसेप्ट और होता है कैले टेबल का। तो मैं करवाया है कैले टेबल हम नहीं मैम, कोई बात नहीं, नहीं करवाया, इट्स ओके, बट वो फैक्ट है। तो कैले टेबल के थ्रू भी हम किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं कि या फिर वो ग्रुप नहीं है, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कभी तुम्हें कोई भी सेट का एग्जाम्पल देना हुआ कि वो ग्रुप है, उसको शो करना है कि ये ग्रुप है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप, या फिर एवेलियन ग्रुप का कोई एग्जाम्पल देना है, तो सिर्फ एग्जाम्पल देने को कहे, उसको फिर वेरीफाई यानी कि हमें एक्सियम्स लगाकर भी दिखाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रुप के लिए, वो है ये बताती हूँ, ये फॉर ऑल बुक्स में होता है, या जो भी मटेरियल होंगे ग्रुप के जिसमें ग्रुप इन्वॉल्व है, ये होता ही होता है। तो ये है कि हमें इसको वेरीफाई करना होता है कि लाइक ये सेट है जी और इसमें गिवन है 1 लाइक या फिर -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, इसको ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें सेट गिवन हो और तुम्हें इसको ग्रुप प्रूफ करना है, तो मेन क्या है, हम कैले टेबल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो एडिशन के लिए 0 चाहिए, वो तो इसमें है नहीं, राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 चाहिए, तो 1 है इसके अंदर। तो इसको हम वैसे तो 2 मेथड से यानी कि एक तो हम क्या कि चारों प्रॉपर्टीज को या पांचों प्रॉपर्टीज को अगर एवेलियन प्रूफ करना है, तो यानी कि वही क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को हम प्रूफ करें। या फिर एक और मेथड क्या है, केले टेबल का, क्योंकि ग्रुप ऑफ सिमेट्री ना केले टेबल से ही प्रूफ होगा, इसलिए मैं तुम्हें केले टेबल बता देती हूँ। भाई होती क्या है, अभी क्या करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। ये होती है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूं, केले टेबल। केले टेबल क्या है कि हम इस तरह से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप का, ये केले टेबल है ना, भले अभी नहीं करवाया हो लेकिन फर्दर बताएंगे जरूर, भले ब्रीफ में बताएं। यहाँ हम एलिमेंट ले लेंगे, -1 है पहला एलिमेंट, फिर 1 है, फिर माइनस आयोटा है और फिर आयोटा है। यहाँ पे क्या है, -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये है। अब हम इसको ऑल मल्टीप्लिकेशन ही लेंगे, तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका नहीं मैम, पहला करवाई है वो, मैम करवाई है। हाँ क्लास कॉलेज में हुआ है, एक्चुअली मैं 2-3 दिन एब्सेंट थी तो ये अच्छा, हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी ग्रुप का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। तो -1 का -1 से करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, -1 का 1 से करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, -1, -1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, और प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। क्लियर? यस मैम, -1 सेकेंड हाँ, अब ये -1 आ जाएगा, 1 1 आ गया,
माइनस आयोटा, माइनस लाइक ये तो सारे एलिमेंट वही सेम आ जाएंगे जो हमारे गिवन है। अब माइनस आयोटा से करेंगे तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा और ये माइनस आयोटा ही आएगा, और ये देखो -1 आ जाएगा। क्यों? देखो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ओके, इसलिए ये -1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर? अब हम माइनस आयोटा यस को प्लस आयोटा से करेंगे तो वो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो माइनस उसमें पहले से ही है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब हम आयोटा को करेंगे -1 से तो ये माइनस आयोटा आ गया, और इसको करेंगे तो ये आयोटा आ जाएगा, इससे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए ये +1 आ जाएगा यहाँ। अब आयोटा का आयोटा से करेंगे तो ऑब्वियसली -1 आ जाएगा। अब हमें केले टेबल में ग्रुप को शो करने के लिए करना क्या होता है, जो मेन कंडीशन है वो ये है कि इस केले टेबल के हर एक कॉलम और हर एक रो में वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट के अंदर हैं, ना उससे एक्स्ट्रा होने चाहिए, ना ही कोई एलिमेंट कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। अब हम देखेंगे, देखो पहली वाली रो में वही 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, सारे एलिमेंट्स ईच रो और ईच कॉलम में हैं, इसीलिए ये सेट क्या है, ग्रुप है। ठीक है, या मेंशन भी करेंगे सिंस, हाँ देखो सारे एलिमेंट्स आ गए ना सेट के, इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, इसमें से वही सेट के एलिमेंट्स है, यहाँ भी वही सेट के एलिमेंट्स है, यहाँ भी। ये तो होकर देख लिया हमने रो में। कॉलम में भी देखो सारे के सारे वही हैं, यहाँ पे वही है, यहाँ पे सारे चारों एलिमेंट वही हैं, यहाँ पे वही सारे एलिमेंट है, यहाँ भी वो सारे एलिमेंट वही आने चाहिए, ना एक भी कम होना चाहिए, ना ही एक भी ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम ईच रो और ईच कॉलम में आने चाहिए, तो फिर वो ग्रुप हो जाएगा। तो हम यहाँ कंक्लूड कर देंगे, सिंस एलिमेंट्स of row of each row and each column has elements of each row and each column are same as of the given set. Therefore, set G is a group. Under multiplication. ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम अंडर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से शो कर देंगे। तो ये क्लियर हुआ? यस मैम। कल फिर हम हेड्रल ग्रुप कर लेंगे, ऐसे ही केले टेबल के थ्रू उसको दिखाना होता है, और उसमें ये सारे रोटेशन होंगे, वही जो R0 R90 R180 R270 ये सब, और साथ में ये DHV ये सारे ऑपरेशन होंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम केले टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सेम एंट्री आ जाती है जो हमारी सेट के अंदर होती है। ठीक है, बस उसके थ्रू ग्रुप कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि उसको तो टिप्स पे रखना ही है, मे बी कि वो तुम्हारे असाइनमेंट में हो, मैं चेक करूंगी, हो सकता है कि वो असाइनमेंट में भी हो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना फिर। ओके, यस मैम। हाँ,
अब ऑटोमेटिकली मैंने इसमें वो कर दिया है, अभी इसको अपडेट करके तुम्हारी जो टाइमिंग है वो सेट कर दी है ऑटोमेटिकली। अब तुम्हें रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करने की नीड भी नहीं है, और ऐसे ही ज्वाइन हो जाए करोगे इसमें, ठीक है। ओके 8 o'clock से तुम्हारा ये फिक्स हो गया। ओके ओके। मुझे सेंड कर देना है ना क्वेश्चन।